सीरियल उड़ने की आशा में लीजिए वो जो गिफ्ट था ना जो आजी देने वाली थी उस शख्स को जिन्होंने उनको बेस्ट गिफ्ट दिया। गेस व्हाट, वो तोहफा मिला है हमारी साइली को, सोने का सिक्का दिया है। लेकिन यहां तक तो बात ठीक है, इंजॉय कर लीजिए साइली, क्योंकि अब जो आगे होने वाला है वो होने वाला है जोरदार ड्रामा। साइली का मन सोने जैसा खरा है। उसके मन में घर के बाकी लोगों की तरह लालचीपना नहीं है। इसीलिए तो देखिए कैसे आज उसे सोने का सिक्का मिला है आजी की तरफ से। अब भाई आजी का जन्मदिन था, घर में सभी लोगों ने आजी को अलग अलग तरह के तोहफे दिए। साइली और सचिन ने आजी को ऐसे तोहफे दिए जो आजी के दिल को भा गए। सचिन ने आजी की सहेलियों को उनके जन्मदिन पर बुलाया, तो वहीं साइली ने आजी का एक वीडियो बनाया था, जिसे देखकर आजी की सभी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। साइली और सचिन से आजी बहुत खुश हुई और खुश होकर उन्होंने अपना पुश्तैनी सोने का सिक्का साइली को दे दिया। जी ने कहा था कि वो जो स्पेशल गिफ्ट कोई भी देगा परिवार में से उसे एक रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है और किसी को नहीं पता ये गिफ्ट क्या है। एंड नाउ वी गेट टू नो कि वो एक सोने का सिक्का है, पुश्तैनी सोने का सिक्का है जो 6 पीढ़ियों से चला आ रहा है। सचिन को इस सिक्के के बारे में मालूम होता है क्योंकि सचिन जब आजी के घर पे बड़ा हुआ होता है तो वो मंदिर में से हमेशा ये सिक्का उठाता था, भागता था और आजी इसे मार मार के वो सिक्का लेती थी। रिकॉल वैली हो जाती है इस चीज़ की कि यार जो सोने के सिक्के में बचपन में चुरा के भागता था, आजी से मस्ती करता था, आजी ने इतना पसंद किया हमारा तोहफा कि वही सिक्का मेरे हाथ में आजी ने अपने हाथों से दिया। अब तेजस और रोशनी को तो लग रहा था कि सोने का सिक्का उन्हें मिलेगा, लेकिन तेजस और रोशनी, आपका मन काला है, आपके मन में लालच है ना, इसीलिए आपको वो सोने का सिक्का नहीं मिला। अब देखिए फिलहाल तो घर में सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर से आजी की एग्जिट होगी ना, घर में एक बहुत बड़ा तमाशा होगा। आप सभी जानते हैं कि साइली के पास जो गहने हैं वो नकली हैं, क्योंकि असली गहने तो रेणुका ने तेजस को दे दिए थे। इसी बात को लेकर सचिन के मन में बहुत गुस्सा है और आजी के जाते ही वो घर में हंगामा करने वाला है, जहाँ पर वो रेणुका से कई सारे सवाल जवाब करेगा। सवाल जवाब करने का पूरा हक है, काय को चुप बैठेगा मैं? अरे 2 दिन से ना बहुत भरा पड़ा है, मैं कुछ बोला नहीं है। अभी अगर मेरा गुस्सा बाहर नहीं निकला ना तो मैं पागल हो जाएगा। सवाल जवाब गहनों के बारे में पूछ के रहेगा, मैं वाट लगा डालेगा जो कोची की है। मुझे भी ये होता है कि आजी इतना ट्रस्ट करके हमें सोने का सिक्का भी दे रही है, जबकि उन्होंने ट्रस्ट करके ये ज्वेलरी भी मुझे दी थी और ये कब असली से नकली हो गए हमें नहीं पता चला घर पे ही रहकर। तो आई एम जस्ट वरीड कि व्हाट इफ़ ये जो सोने का सिक्का है वो भी कहीं चला ना जाए और जो हमने ये झूठ बोला है आजी को उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। एंड वी नीड टू फिगर आउट कि किसने ये सब लेफ्ट राइट किया है। अब देखना होगा कि क्या साइली और सचिन मिलकर असली गहनों का पता लगा पाएंगे और क्या उनके सामने ये सच आएगा कि रेणुका ने असली गहने तेजस को दिए थे। बर्तन फेंक के को काम कर रही है। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, उसका इल्जाम मुझ पे या मेरे परिवार वालों पे ही लगता है। अभी तो हम पर इल्जाम लगा दी कि गहने हमने बदल दिए। गहने उनके पास ही थे इतने टाइम से, बिना जानकारी के कैसे असली गहने नकली बन गए। ये खजूर ना 100 का कुछ गुची की है, अपने को पता लगाने का कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। जो करना है सोच समझ के प्लान करके करना पड़ेगा। हम लोग को ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सवाल जवाब तो हम लोग की रहेंगी, पर उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि सवाल जवाब हम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा, ये जो मैं बार बार कहने लग गई हूं ना कि यूज योर इमेजिनेशन, यूज योर इमेजिनेशन, तो भैया जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ड्रेसिंग अप के बारे में कह रही हूँ, लाइफ के बारे में नहीं कह रही हूँ। लेकिन टीवी वाले ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं मेरी इस एडवाइस को। अब इमेजिन करने लगे हैं राघव भी। भाई जाने अनजाने में देखिए ना, अपने कमरे में नशे की हालत में पहुंचे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि रोहित और रीत रोमांस कर रहे हैं। मतलब इमेजिन करना ही है तो कुछ अच्छा इमेजिन कर लो भाई।
ये सच में सच है? क्या ऐसा हो सकता है? राघव अभी जो नजारा देख रहा है उसे देखकर तो सच में उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। अब कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखे, दोनों इतने करीब आ गए हैं, ये देखकर भला किस पति के पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। अब यहाँ पर राघव वही देख रहा है जो उसे बुआ जी की नजर दिखा रही है। इस शराब के नशे में वो अपने कमरे में आया है और देखिए ना, अपने ही बेडरूम में बेड पर वो अपनी पत्नी रीत के साथ अपने ही भाई रोहित को देख रहा है। राघव को ये नजर आ रहा है कि रोहित और रीत अब करीब आ गए हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं। देखिए देखिए, एक पल के लिए भी राघव ने अपनी पलकें नहीं झुकाई। क्या राघव आप भी ऐसा सोच सकते हैं रीत के बारे में? रीत को तो आप जानते हैं ना, वो आपके अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती है। वहीं बुआ जी ने एक और नया खेल खेला है। रोहित को ये बता रही हैं कि रीत और राघव के बीच में कोई मैच ही नहीं है। इन दोनों की शादी तो बिना मर्जी की हुई है। रीत को बहुत ही दुख देता है राघव, इन दोनों की जोड़ी बन ही नहीं सकती है। इसके अलावा बुआ जी ने और भी बहुत कुछ कहा। अब रोहित के दिमाग में वही बात बैठ गई है, तो क्या पता अब रोहित भी वही करेगा जो बुआ जी चाहती हैं। रीत के करीब आने की कोशिश करेगा। अब रीत को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितनी बुरी तरीके से फंसती जा रही है। अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इस सीरियल में भी लीप आने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रीत और राघव जुदा हो जाएंगे और फिर उसके बाद आएगा लीप। अब क्या करें, आजकल सीरियल्स की कहानी में लीप की बहार सी आ गई है, तो हमने सोचा कहानी का ट्रैक कुछ ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर भी लीप आ सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में देव को हो रहा है एहसास कि भैया जो वो फील करता है ना वसुधा के लिए, इट कुड बी अ लिटिल मोर दैन दोस्ती। और इज इट जस्ट दोस्ती? भैया ये हम नहीं, ये देव सोच रहा है। लेकिन खबर मालिक से नहीं दे रहे, मन की बात हमारे से क्यों ना की, तो अब से हम अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। वैसे भी मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। तो सुजी, आज बोल दिया, दोबारा ना बोलना।
वसुधा को मानना पड़ेगा, देव को अपने पास लाने के लिए उसने जो नया आइडिया निकाला है ना, वो तो कमाल का है। अब नानू के साथ वसुधा कुछ ज्यादा ही हंसमुख हो गई है और नानू को देखकर लग रहा है कि वो तो वसुधा पर वैसे ही लट्टू हो गया है। फिर क्या इसी का फायदा वसुधा ने उठाया। देव के सामने वो नानू से कुछ इस कदर रिश्ता बना रही है जिसे देखकर देव जल भुन रहा है। वसु, नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, चलिए ना नानू। वसु, दोनों को देख के देव को चिढ़ हो रही है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन दोनों की खिचड़ी पकने शुरू हो गई है, वसुधा और नानू की। असली में नहीं, नकली में। अब देव, हमें भी आपको देखकर समझ आ रहा है कि आपको ना वसुधा और नानू की ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही है। तो जब दिल में कोई बात खटक रही है तो उसका मतलब तो निकालिए कोई। जिस वसुधा को आप अपनी अच्छी दोस्त समझते हैं ना, वो दोस्त से बढ़कर है। जब हम और वसुधा ये समझते हैं तो क्या आप नहीं समझते? वो सब कुछ देव को चिढ़ाने के लिए कर रही है और कुछ नहीं, और देव चिढ़ रहा है। वही मेघा को तो कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब के पछड़े में पड़ना भी नहीं चाहती है। उसने जो सोचा है वो एकदम से वो कर रही है। देव की जान को यहाँ पर खतरा है, तो वो उस चीज को थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन दे रही थी वसुधा देव को, देव वसुधा को। आपको पता ही है दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, तो वो चिढ़ते भी रहते हैं कि अगर कोई मतलब दूसरे को किसी और के साथ देख ले तो ऑब्वियसली, तो वो एक दूसरे को जस्टिफिकेशन दे रहे थे और मेघा उनको एंजॉय कर रही थी और बस। वहीं दूसरी ओर हवेली में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। मेघा और देव का शादी का कार्ड छपकर आ गया है। पूरा परिवार खुश है। गुरुजी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। अब जब सब कुछ अच्छा होता है तो सारिका काकी से देखा नहीं जाता है। काकी सा ने हमेशा से ही वसुधा और देव का नाम जोड़ा है। इस खुशी के मौके पर भी काकी सा ने जब वसुधा का नाम लिया और ये कहा कि इस शादी के कार्ड को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। आंखों से आंसू आ जाएगा और उसके चेहरे पे रंग उड़ जाएगा ना, तब सबने पता चल जाएगा कि सारिका कुछ ऐसे ही ना बोले। मैं काकी सा हूँ, अब तो सास भी बन चुकी हूँ, और लोगों को भड़काना, पिन मारना, उन्हें उकसाना या वसुधा के बारे में भड़काना, ये सब उसका चलता ही रहता है। तो अभी का जो हम सीन कर रहे थे ना, उसमें यही चल रहा था। तभी मासा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि ये कार्ड जरूर वसुधा पड़ेगी और उसके चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी खुशी नहीं आई तो हम खुद वसुधा को इस घर से निकाल देंगे, और अगर वसुधा खुश हुई तो काकी को पूरे 1 हफ्ते अपने चेहरे पर कालिक लगाकर घूमना पड़ेगा। पर अगर उसके चेहरे पर वही खुशी दिखती है जो हमारे परिवार की हर खुशी में उसके चेहरे पर दिखती है, हमारे को पक्का यकीन है कि वो हार जाए, और अगर ना हारे तो फिर आप हमारा मुंह काला कर दीजिए। तो इस बार हम तुम्हारा चेहरा काला करवा देंगे, सोचो, अपनी वक्त है। अरे जब तक सीरियल चल रही है मेरी चालें तो ख़त्म ही नहीं होगी, वो तो चलती रहेगी, नहीं तो फिर मज्जा क्या आवेगा, है ना। सारिका उकसा देती है भाभी साहब को हमेशा की तरह, और फिर वो एक शर्त लगा देती है कि अगर वो शर्त हार गई तो भाभी साहब उसका मुंह काला कर देगी, और वो मुंह काला 1 हफ्ते के लिए होगा, मतलब आगे भी उसके चेहरे पर काला लगा होगा अगर वो शर्त हार जाती है। तो बस मैं प्रे कर रही हूँ कि मैं जीत जाऊँ। अब ये तो बहुत ही दुविधा वाली बात है कि देव और मेघा का कार्ड खुशी खुशी तो पढ़ नहीं पाएगी वसुधा। बड़ा ही दिलचस्प होगा वो वाला सीन देखना, हमें भी उस सीन का इंतजार रहेगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां वाकई में बहुत मजेदार है। अब देखिए, इस सीरियल के मेकर्स ने अफरा तफरी में लीप की घोषणा तो कर दी, लेकिन लीप के बाद की कहानी कैसी होगी, क्या करना है, इसके बारे में सोचा ही नहीं।
तभी तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है ये साफ साफ दिख रहा है कि कहानी का कोई सर पैर ही नहीं है। सबसे पहले बात करूंगी सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब देखिए सीरियल का एक नया प्रोमो आया है जहां पर सवी किडनैप हो गई है। अब रिद्धि इस एंगल में कहां से आ गई? नील जो सवी से नफरत करता है वो सवी को फोन क्यों कर रहा है? दोनों मिलकर तहकीकात करने वाले थे, उसका क्या हुआ? उसी बीच में ये बिना सर पैर का प्रोमो क्यों घुसा दिया गया? इसके बारे में कोई तो बता दो। तेरा वो पति जो हमारे लिए करता था ना वो तू करेगी, और अगर तूने मना किया तो पहचाना रसमलाई खा जाओ क्या? सही फोन क्यों नहीं उठा रही? अब कहानी एक नए सिरे से आप सबने शुरू की है तो उसे नया एंगल दीजिए ना। अगली चुगली में बात करूंगी झनक की। अब झनक सीरियल जल्द ही लीप की ओर बढ़ने वाला है। झनक की सहेली किडनैप हो गई है। यहाँ पर भी लीप कैसे लाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। पुलिस को लेकर झनक मंदिर में पहुंच जाती है अपनी सहेली की शादी रुकवाने के लिए। और जरा इधर खड़े हुए पुलिस वालों को देखिए, हाथ में गन है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस गन में जंग लगी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बंदूक में जंग लगी हुई है। अब झनक समझ गई कि पुलिस वाले कुछ काम के नहीं है, इसीलिए उसने खुद ही सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। और देखिए ये कैसे हाथ में उसने हंसिया उठा लिया है। ये पूरे एपिसोड में एक भी सीन दमदार नहीं लगा। खबरदार! अगर किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो अभी के अभी सर को धड़ से अलग कर दूंगी। अब अगली चुगली में बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब क्या ये जरूरी होता है कि लीप लाना है तो सीरियल के हीरो हीरोइन को जुदा कर दो और उसके बाद वही टिपिकल वाली कहानी, एक छोटी सी बच्ची, हीरो या हीरोइन को कोई सपोर्टर मिल जाता है, फिर धीरे धीरे ये दोनों एक रिश्ते में बन जाते हैं। फिर जो बच्चा होता है ना वो अपने मम्मी पापा को मिलाता है। क्यों अबीरा और अरमान के लिए वही पुरानी कहानी लिखी गई और अरमान को देखिए ना, उसका तो किरदार ही एकदम से बदल दिया गया है। अगली चुगली में बात करूंगी कुमकुम भाग्य की। अब कुमकुम भाग्य में प्रार्थना और शिवांश की शादी तो हो गई है। शादी के साथ साथ बवाल भी इनके साथ पीछे पीछे आ गया है। शिवांश को गलत फहमी हो गई है जिसके चलते उसने प्रार्थना को ब्लेम कर दिया है और अब प्रार्थना घर छोड़कर चली जाएगी। ठीक उसी के बाद जब शिवांश को पता चलेगा कि उसने गलत किया है तब वो प्रार्थना को ढूंढने जाएगा। प्रार्थना मिल जाएगी। कहीं न कहीं इन दोनों को लगेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बदल रही हैं। प्यार भी होगा लेकिन प्यार का इजहार अभी नहीं होगा। अगली चुगली में अनुपमा का ये ताजा प्रोमो देखते जाइए। अनुपमा की याददाश्त चली गई है ऐसा सुनने में आ रहा है। अहमदाबाद से अब सीधे अनुपमा सपनों के शहर मुंबई में पहुंच गई है। वैसे आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले अनुपमा का एक और प्रोमो आया था जहां पर वो मिसिंग हो गई थी। खैर उसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं चला है। लगता है इस दूसरे प्रोमो में अब साफ हो जाएगा कि राइटर्स दिखाना क्या चाहते हैं। अनुपमा को अपनी जिंदगी में डांस से सबसे ज्यादा प्यार है तो अब ये डांस एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी में लौटने वाला है। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल
कहा कि लक्ष्मी में अब लाइफ महा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। होगी ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस तभी तो सीरियल 20 साल की छलांग मारेगा, मेरा मतलब है लीप लेगा। क्या है ना कि नीलम की एक तरफ तो शोक सभा हो रही है और शोक सभा में पुलिस आ जाती है और अनाउंस कर देती है कि ये एक नेचुरल मौत तो थी ही नहीं, दिस इज एक्चुअली अ मर्डर। अब इसमें आपको गेस करने की जरूरत नहीं है कि इस मर्डर का ठीकरा किस पर फूटेगा। सुख का साथी सब बनते हैं पर दुख में कोई नहीं आता। आज ऋषि पर जो गुजर रही है वो कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके सर से माँ का साया उठ चुका है। लक्ष्मी भी क्या ही करेगी, उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे, क्योंकि अपनी सासू माँ की शोक सभा में सिवाय शोक जताने के उसके पास कुछ है नहीं। इस शोक सभा में ऋषि के अपने और ऋषि की माँ के कातिल भी बैठे हैं, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और ये आंसू कोई और नहीं बल्कि मलिष्का बहा रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। तू भी बोल, तूने क्या कांड किया? मैंने बहुत रो दी थी सीन में। इसी ने किया सब। सीन में मैंने तो उनको हटा ही दिया। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया एंड अब देखते हैं कि एकदम से पुलिस आ जाती है, जिसके बारे में मलिष्का को कोई आइडिया ही नहीं होता है, एंड वो लेके जाते हैं ऋषि को साइड में और उनको बोलते हैं कि ये मर्डर था। ये कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। काफी सैड लग ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। एंड मलिष्का ये सुन लेती है और फिर क्या, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो अपने मॉम को जाके बताती है कि मगर कहते हैं ना, सच अपने पर फैलाकर सबके सामने उड़ता हुआ आ ही जाता है। क्योंकि देखो, शोक सभा खत्म होते ही पुलिस आ जाती है, जो ऋषि को बताती है कि उसकी मां नीलम के साथ हादसा नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये सुनने के बाद तो किसी को भी झटका लग सकता है, क्योंकि शालू ने जब से ये सुना है तब से वो अपनी बहन लक्ष्मी को पकड़कर रो रही है कि भला कोई कैसे उन्हें जान से मार सकता है। पर लगता है कि लक्ष्मी का भाग्य जिस कलम से लिखा गया था उसकी रोशनाई कम थी, इसलिए टूटी फूटी किस्मत लेकर लक्ष्मी पैदा हुई है। घर में करे कोई और, पर उसे भरती लक्ष्मी है। यही होगा शायद आगे चल के, क्योंकि मलिष्का और किरण को कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है और उसमें वो लिटरली दिखाया गया कि झूमर जो है वो और बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब ऐसे कुछ थे। और सीसीटीवी में ये दिखाया गया है कि बच्चों की वजह से झूमर गिरा है। हालांकि ये चीज़ लक्ष्मी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेती है, बच्चों का इल्ज़ाम जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। और फाइनली यही लगता है मुझे, हालांकि अब तो कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लक्ष्मी अपने पर सारा इल्ज़ाम ले लेगी और शायद वो जेल चली जाएगी। हाँ, पता नहीं लक्ष्मी का भाग्य, मैं तो उसे कहती रहती हूँ कि भाई तेरा भाग्य इतना डर्टी क्यों है, मतलब कुछ भी हो जाता है, बस सारा इल्ज़ाम लक्ष्मी पर आ जाता है। लक्ष्मी पर इल्ज़ाम आता नहीं है, जो भी कुछ डू कर रही है ये सब मलिष्का ही डू कर रही है। तो हालांकि ये चीज़ अभी रिवील हुई नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ख्याल से शायद शालू और लक्ष्मी को पता है कि नीलम की जो इतनी भयानक तरीके से जो मौत हुई है उसके पीछे कौन है, ये शायद लक्ष्मी को पता है, लेकिन लक्ष्मी ने शायद किसी को बताया नहीं। लक्ष्मी और शायद शालू को पता है कि कौन हो सकता है। और इसके बाद जो है हम सीन भी करने वाले हैं, उसमें जो मलिष्का जो है वो पूरा इल्ज़ाम डाल देती है लक्ष्मी पे। तो लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास सबूत है, ये जो भी कुछ किया तुमने शालू और आयुष की शादी रुकवाने के लिए ये सब कुछ किया है और तुमने ही नीलम जी को मारा है। तो मलिष्का मना करती है कि मैं तो नीलम जी को मेरी मॉम मानती हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज इस घर की बहू हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो भी मानने से, तो हालांकि वो तो मलिष्का तो वो तो मानेगी नहीं खुद की गलती, और जो भी है ये खून वून जो भी कुछ किया है सब कुछ उसी ने डू किया है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि सारा इल्ज़ाम आ जाता है बेचारी हमारी गरीब सी लक्ष्मी पे। मतलब ये हुआ कि नीलम के कत्ल का इल्ज़ाम भी लक्ष्मी पर ही लगेगा, जिसके कारण ऋषि और लक्ष्मी के बीच नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी और शायद यहीं से नई कहानी जन्म लेगी।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग आई ऑलवेज से यूज योर इमेजिनेशन, लेकिन ये सीरियल वाले तो बाबा कहानी में अपनी इमेजिनेशन इतना यूज करने लग गए हैं कि हम नहीं इमेजिन कर पा रहे कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुम है किसी के प्यार में, अब सवी अपने पति के कातिल को तलाशना चाहती है, ये बात समझ आती है, मतलब इट कम्स इन हर प्रोफेशनल डोमेन। लेकिन नील को जो डॉक्टर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। भैया, ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। सभी ठप्पा है, प्लीज वेट आउटसाइड। देखिए, इधर मैं किसी के साथ हूँ, डोंट फॉरगेट, तुम अभी सस्पेंडेड हो। बहुत इकट्ठा किए आपने। अभी हम किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते हैं, केस सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। जानने का हक है। कोई हक नहीं है तुम्हें, बस कोई मुझसे सवाल करने का। हक है, जानने का पूरा हक है। और जिस केस की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरे पति का मर्डर केस है। तुम मुझसे मेरे स्टार्स छीन सकते हो, मेरी वर्दी छीन सकते हो, लेकिन एक पत्नी से उसका हक नहीं छीन सकते। जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, और ये बात सभी जानती है, क्योंकि उसे ना तो फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है और ना ही अपने डिपार्टमेंट से कोई मदद मिल रही है। सभी पुलिस स्टेशन जब आती है तो देखती है कि नील और एसीपी नितिन ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ये देख सभी को और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो नील को यही ऑफर दे रही थी, मगर नील ने सभी की बात नहीं मानी। अब सभी अपने रजत के कातिल के बारे में जानना चाह रही है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। ये सुनकर एसीपी नितिन सभी पर भड़क जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने का उसे कोई हक नहीं। फिर सभी ईंट का जवाब पत्थर से देती है। क्या वो जवाब नहीं है? जवाब होगा भी कैसे? जवाब के लिए ना तुम्हें इस केस पर काम करना पड़ेगा। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके तुम्हें ये लग रहा है कि केस सॉल्व कर दिया तुमने। केस सॉल्व करना मुझे मत सिखाओ। इतना टाइम भी नहीं है कि तुम्हें केस कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊं मैं। शॉकिंग था सभी के लिए। एक तो सभी सस्पेंड हो गई है, ऊपर से नील से मैं बोलती हूँ कि आ जाओ मेरे साइड सो दैट हम साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करें, बट वो भी मना कर देते हैं। और फिर मैं जब पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है केस में, तो मुझे पता चलता है कि नील ने जो है नितिन से हाथ मिला लिया, तो मुझे और गुस्सा चढ़ता है। बट सभी रुकती नहीं है, सभी खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो धमकी देकर भी आती है कि ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मैं खुद अकेली काफ़ी हूँ। सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब उसने खुद ये बीड़ा उठा लिया है कि वो खुद रजत के कातिल के बारे में पता लगा कर रहेगी। एक बात अच्छे से याद रखो, जिन सवालों के जवाब तुम मुझे नहीं दे पा रहे, उन सवालों के जवाब तो मैं खुद, तुम और तुम्हारा ये सीसीटीवी देखते रह जाओ। अपने पति के कातिल को अगर पाताल से भी ढूंढना होगा ना तो ढूंढ निकालूंगी मैं, और उसके लिए इस भर्ती की जरूरत नहीं है मुझे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर नील अब बन गए हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो तेजस्विनी के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आएंगे। भाई, जिस काम के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है उसे झट से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया गया है, वो भी एसीपी नितिन की तरफ से। वहीं सभी जो आईपीएस ऑफिसर है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन से दूर रहे। वाह, ये सिर्फ टीवी की दुनिया में ही देखा जा सकता है। हमारी मेहनत, शार्प माइंड देख के मैं सोचने में मजबूर हो गया कि तुम्हें भी इस केस में सब। एसीपी नितिन चाहते हैं कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूँ। स्पेशल ऑफिसर की पोजीशन का वो कार्ड मुझे बना के दिया है। अब नील कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे ये पावर दी गई है और वो पूरा ये रजत और तेजस्विनी का केस वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा। सभी को पहले पुलिस स्टेशन में आने नहीं दिया जाता और जब आती है तो उसकी मुलाकात नील से भी होती है, जहां तू मैं पर बात खत्म होती है। मगर सभी चुप बैठेगी नहीं, वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम सबकी लाइफ में ना
एक ना एक ऐसा शख्स होता है हमारे घर में जो खुद का इलाज करता रहता है, और खुद का इलाज तो करता है, वो दुनिया में हर किसी का इलाज कर सकता है डिस्पाइट नॉट बीइंग अ डॉक्टर। वी ऑल नो दैट, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन भैया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये तो एक अलग लेवल ऑफ मेडिसिन चल रही है। हम बात कर रहे हैं सीरियल लक्ष्मी का सफर की। अब ठीक है, जो लक्ष्मी है उसको शक है जिया पर अपना शक साबित करने के लिए या उसको सच साबित करने के लिए आप जिया को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिलवा रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज नहीं, मुझे शॉक नहीं चाहिए, प्लीज। मेरी बात सुनो जी। कहा ना तुम्हें डरने की, मैं ठीक हूँ प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना डरने। टीवी की दुनिया में ऐसा अक्सर होता है कि एक शो की कहानी दूसरे शो में नजर आती है। अब सीरियल मेघा बरसेंगे में आप लोग देख चुके हैं जहां मनोज बच्चा बन गया था ताकि वो अर्जुन और मेघा को अलग कर सके। ठीक उसी तरह अब कहानी नजर आ रही है सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर में, जहां जिया बच्चा बनकर कार्तिक और लक्ष्मी को अलग करना चाहती है। लगता है कि इस शो के भी वही राइटर साहब हैं, या फिर इस शो के राइटर साहब इंस्पायर हो गए हैं सीरियल मेघा बरसेंगे से। और इत्तेफाक देखिए, दोनों ही शो कलर्स चैनल पर आते हैं। जिया पूरी कोशिश करती है कि वो बच्चा बनकर कार्तिक और लक्ष्मी को अलग कर दे, मगर लक्ष्मी जिया से एक कदम आगे है। लक्ष्मी को शक हो गया है कि जिया पागल बनने का नाटक कर रही है, इसलिए तो उसने डॉक्टर को बुलाया है। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज नहीं, मुझे शॉक नहीं चाहिए, प्लीज। तो जैसे जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि जिस हिसाब से मेरे वजह से कार्तिक लक्ष्मी पर गुस्सा करता है, तो वो धीरे धीरे उसे शायद डाउट पैदा और स्ट्रांग होता जा रहा है कि शायद मैं नाटक कर ही रही हूँ। और जो भी फिनाइल वाला या फ्लोर क्लीनर वाला जो सीन हुआ था जहाँ पे मैंने कार्तिक ने उसके ऊपर चिल्लाया, तो उसका वो धीरे धीरे जो डाउट है वो स्ट्रांग हो रहा है कि हाँ, ये हो सकता है कि ये जिया ही करवा रही है सब कुछ। डॉक्टर ने जब लगाई सुई तो जिया ने कहा उई उई उई। डॉक्टर साहिबा ने तो पहले सुई लगाया और उसके बाद लक्ष्मी से कहती हैं कि जिया को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो जिया की हालत अंदर ही अंदर खराब हो जाती है, मगर उसे डर है कि अगर उसने ज्यादा चूं चां किया तो लक्ष्मी को सच का पता चल जाएगा। इसलिए तो शॉक लगने के बाद भी जिया चुप रहती है। कहा ना तुम्हें डरने की, मैं ठीक हूँ प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। और ये डॉक्टर ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये जल्दी से जल्दी तुम्हें ठीक कर देंगे। डॉक्टर है ना, ये ठीक हो जाएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल। मैंने जिया की रिपोर्ट्स देखे हैं और इसकी जो कंडीशन है उसको मतलब शॉक ट्रीटमेंट दिलवा रही हूँ, लेकिन गिव अप नहीं कर रही हूँ कि मेरी असलियत किसी के सामने आए या लक्ष्मी को पता चल जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पागल होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि वो खुद भी डरी हुई थी और ये इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि लक्ष्मी इतने लेंथ तक जाके डॉक्टर को बुला के शॉक ट्रीटमेंट दिलवाएगी। तो बहुत भारी पड़ा है दोस्त। लक्ष्मी तो बस ये चाहती है कि किसी भी तरह उसे जिया का सच पता चल जाए ताकि कार्तिक को वो बता सके कि जिया सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।